A very good day to you all the viewers and my students. My name is Sayyid Zaki Ahmed. You can see my photograph on the right hand bottom right hand side. ठीक है जी। आज आपको मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सिखाऊंगा और ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, याद रखिए। इस लेक्चर को भी एंड तक देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली दफ़ा आए, और एंड तक देखने के बाद मुझे कमेंट्स आप मेरे जो मैंने आपको रेफरेंस दिए हैं इसकी एंड पे उस पे आपने देने हैं, ईमेल्स और उनके ऊपर। ठीक है जी, आपके कमेंट्स ही मुझे इम्प्रूव करवाते हैं। ठीक है जनाब। तो व्यूअर्स, आप ये हमारा करंट लेक्चर जो है वो एफएससी सीक्वेंस में एफएससी 10 है। इसमें आपको डेप्रिसिएशन को थोड़ा रिवाइज करवा रहा हूँ और डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट्स का टॉपिक इसमें डाल रहा हूँ। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये मैं चैप्टर 3 में पढ़ा चुका हूँ डेप्रिसिएशन, लेकिन वो आपको एंट्रीज करने तक था। इस वक्त हम अगर फिक्स एसेट्स को डिस्पोज करते हैं तो उसकी डेप्रिसिएशन के साथ क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस डिस्पोजल पर होता है, तो उसकी कैसे एंट्री की जाती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसके बारे में डिटेल है। तो ये भी लेक्चर बड़ा गौर से सुनिए, क्योंकि इसके अगले लेक्चर का बेस आपको समझ ही उसी वक्त आएगा जब आपको ये फिक्स एसेट्स के डिस्पोजल्स वगैरह समझ आ जाए। तो व्यूअर्स, आज आपको डेप्रिसिएशन के बारे में मैं बता रहा हूँ। डेप्रिसिएशन बेसिकली जो है वो हर इक्विपमेंट का वेयर एंड टेयर होता है। ख़ास तौर पे लॉन्ग टर्म इक्विपमेंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे फिक्स एसेट्स हो गए उनकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं उनका एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। इस एग्ज़ाम्पल में आप गौर कीजिएगा कि इक्विपमेंट एक लिया गया, जैसे 21 तारीख को $4,50,000 का, उसकी यूज़फुल लाइफ थी 50,000, रेजिडुअल वैल्यू जो थी 50,000 थी, यूज़फुल लाइफ 5,000 थी। और उसके बाद ये कंपनी ने स्ट्रेट लाइन मेथड यूज। तो ये यहाँ आज हम आपको डेप्रिसिएशन का दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ मैं। सिस्टम डेप्रिसिएशन आप मेरे साथ लेक्चर 3 में पढ़ चुके हैं। एफएससी लेक्चर 3 देखिए, उसमें आपको एंट्रीज करने का तरीका बताया हुआ है। तो बेसिकली डेप्रिसिएशन की एंट्रीज में एक आपको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डालते हैं आप, और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की एंट्री डालते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हर साल डलती रहती है और इसको भी छेड़ा नहीं जाता जब तक आप डिस्पोज ऑफ ना करें इक्विपमेंट। ये आपको बुक वैल्यू में हेल्प करती है बताने में गाड़ी की या इक्विपमेंट की। इक्विपमेंट को उसी तरह ही ला के आप या चीज़ को डेबिट कर देते हैं। अब यहाँ मेरे पास जो एग्ज़ाम्पल, हमने एक इक्विपमेंट लिया जिसकी प्राइस थी 4,50,000। आप स्ट्रेट लाइन मेथड कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक यूज़ कर रहे हैं। यूज़फुल लाइफ 5 साल ले रहे हैं और रेजिडुअल वैल्यू उसकी 50,000 ले रहे हैं। तो ये जब आप निकालते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो आपको अंदाज़ा होता है कि डेप्रिसिएशन 80,000 रुपये पर ईयर निकल रही है। आपका इरादा, अब यहाँ देखें, ये इक्विपमेंट जब आप लेते हैं तो उसी तरह डेबिट कर देते हैं इक्विपमेंट का अकाउंट, और इसको उस वक्त तक नहीं छेड़ते जब तक कि ये आपके पास डिस्पोज नहीं हो जाता इक्विपमेंट। इसी तरह एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हर साल डेप्रिसिएशन की एंट्री इसमें डलती रहती है और ये ऐड अप होता जाता है। ये भी आपको हेल्प करता है बुक वैल्यू बताने में इक्विपमेंट या फिक्स एसेट्स की। ये देखिए, ये डाल रहा है आपके सामने हर साल डेप्रिसिएशन की एंट्री। $80,000 पहला साल ख़त्म होने पे, दूसरा साल ख़त्म होने पे 80,000, और तीसरा साल ख़त्म होने पे 80,000। चौथे साल के शुरू यानी 2 जनवरी को ये डिस्पोज कर देता है अपनी एसेट। अब यहाँ 2 केसेस आते हैं, या तो एसेट उसी तरह डिस्पोजल रेजिडुअल वैल्यू कोई समझ के डिस्पोज कर दी जाए, यानी स्क्रैप वैल्यू सही रख दे,
तो आपको कोई बाहर से पैसा नहीं मिला, उस हालत में आप यहाँ पे जो आपके एसेट है, आपको कोई कैश बाहर से नहीं मिल रहा चीज़ वो डिस्पोज करने पे, तो एसेट का अपना अकाउंट इक्विपमेंट का वो आप उसको क्रेडिट करेंगे ताकि वो ख़त्म हो जाए। इसी तरह आपके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के 3 साल के अकाउंट बाकी हैं हुए हैं उसमें, जो कि 2,40,000 के करीब बन रहे हैं आपके। ये 2,40,000 जो है ये आपका ये भी ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि ये उस इक्विपमेंट के साथ ही चल रहा है। तो अब आप गौर कीजिए, इसने क्या किया एंट्री, इसने क्रेडिट किया इक्विपमेंट को, ठीक है जनाब, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट किया, ताकि वो अकाउंट भी ख़त्म हो जाए। बेसिकली इन दोनों अकाउंट्स को बुक से आपने ख़त्म करना है, इसके लिए ये एंट्रीज़ की जा रही हैं लास्ट वाली, ठीक है जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपने देखा 2,40,000 डेबिट हो गए, तो ये दोनों अकाउंट्स ख़त्म हो गए। लेकिन जब आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो इनमें फ़र्क आ रहा है। अब वो फ़र्क क्या है, अगर तो वो डेबिट में आ रहा है तो वो आपको लॉस हो रहा है, जैसा कि यहाँ दिख रहा है 2,10,000 का लॉस आपको दिख रहा है यहाँ पे, दोनों चीज़ों को कंपेयर करके। जब आप 2,40,000 लॉस का यहाँ लॉस दिखा रहे हैं इस वक्त, ठीक है। ये उस हालत में जब कोई कैश आपको डिस्पोजल पर रिसीव नहीं हुआ एक्स्ट्रा, या एक्स्ट्रा मनी रिसीव नहीं हुआ, ठीक है जी। इसके बाद हमारा एक अगला केस आता है। उस अगले केस अभी जो हमने एग्जांपल किया उसमें हमें कोई प्रोसीड्स नहीं मिले थे डिस्पोजल पे, यानी ज़ीरो कैश मिला था हमें कहीं से बाहर से, तो उस प्रोसीड पर ही हमने लॉस वगैरह कैलकुलेट कर लिया, इक्विपमेंट को उसकी रेजिडुअल वैल्यू पर अज्यूम करके बेच दिया, सही है ना जी। हमें उसका कोई एक्स्ट्रा कैश नहीं मिला। नतीजा ये हुआ जी, उसके अब हमारे पास एक और केस आता है कि अज्यूम करें कि ये जो मशीनरी है ये आपकी 2,50,000 कैश में बिक जाती है आगे, और आपको ये 2,50,000 कैश मिल जाता है। तो उस सूरत में आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे एंट्रीज होंगी? प्रोसीजर वही है, आपको अपने वो अकाउंट्स ख़त्म करने पड़ेंगे डिस्पोजल पे जो पहले से हैं, यानी एक तो मशीनरी और इक्विपमेंट का अकाउंट, ठीक है जी, और उसी तरह एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। मैं डेट्स में कोई चेंज नहीं ला रहा, वही 2 जनवरी 4th ईयर पर पोजीशन है। तो आपने जब अंदाज़ा लगाया डेप्रिसिएशन उसी तरह 80,000 पर ईयर पर कर रही है अकाउंट, तो सेकंड केस के अंदर जब आप कैश रिसीव करते हैं तो 2.5 लाख का कैश रिसीव हो जाता है आपको, ठीक है जी। ये देखिए कैश आ रहा है आपका, कैश रिसीव होता है तो डेबिट होता है, ठीक है जी। तो आपने इसको डेबिट कर दिया 2.5 लाख से। इसी तरह आपका जो इक्विपमेंट था वो आपके पास जो है उसका अकाउंट ख़त्म करना है तो आपने क्रेडिट कर दिया 4,50,000 से। इसी तरह एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपके पास क्रेडिट में था 2,40,000, तो आपने डाला 2,40,000, ठीक है जी, को डेबिट में। अब देखें, अब दोनों साइडों को जब आप बैलेंस करते हैं तो देखते हैं तो तकरीबन डिफरेंस में क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा आ रहा है, और कितने से ज़्यादा आ रहा है ये आपको अभी मैं दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये तकरीबन 40,000 रुपये ज़्यादा शो कर रहा है क्रेडिट बैलेंस में,
ये 40,000 जब आप क्रेडिट में डालेंगे तो ये आपका एक्चुअली गेन होगा इन दिस होल ट्रांजैक्शन। ठीक है जी, तो ये चीज़ आप अपने उसमें डाल सकते हैं एजम्पशन। तो ये तरीका है हमारा गेन और लॉस निकालने का ऑन द इक्विपमेंट। ठीक है जी, इस सिलसिले में अगर कोई आपको डिफ़िकल्टी हो, मेरा चैनल है माइंड बेंडर्स 172, यू कैन ऑलवेज कंसल्ट मी। ठीक है जी, मेरे इस चैनल को जो मैं भी एंड पे दूंगा भी वहाँ, ताकि आपको समझ आ जाए पूरी पोजीशन। इसके अंदर अच्छा जनाब, हमारा करंट लेक्चर तो इस वक्त ख़त्म हो गया है। इससे अगला लेक्चर जो मैंने आपको देना है वो उसके बारे में आपको बता दूं। उसको FACC 11 कह रहा हूँ मैं इस वक्त, और उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट्स की मूवमेंट और उसकी स्टेटमेंट बताई जाएगी, यानी कैश फ्लोज कैसे मूव करते हैं अकाउंट्स में और कैश फ्लोज की स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है। ठीक है जी, ये पूरी डिटेल आपको उस लेक्चर में दी जाएगी। तो उस वक्त तक कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखिए। आपको इसके एंड पे मेरे रेफरेंस मुझसे कांटेक्ट के लिए ईमेल वो आपको मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, मैं अपना चैनल अभी ये लेक्चर एंड करता हूँ इसके साथ ही, और आपको मेरा चैनल बता रहा हूँ ये माइंड बेंडर्स 172। इधर आपको ना सिर्फ नॉलेज के बारे में मिलेगा बल्कि सफ़रनामे भी बड़े मिल जाएंगे देखने के लिए। तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को यूजुअली फुल आखिर तक देखा करें, ताकि वॉच टाइम आपका आए और आपका इम्पोर्टेंट लेक्चर्स आपको पता लगें आगे क्या आ रहे हैं, क्योंकि वो एंड पे मैं अमूमन बता रहा होता हूँ लेक्चर्स के बारे में। तो ये अगर कोई क्वेरी या कोई मुश्किल है, आपको बात करना चाहते हैं, तो मेरे लिए ईमेल ये मौजूद है, इस पर करें। और उसके अलावा व्हाट्सएप नंबर मेरा ये है, इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कॉल्स को कोशिश करें ना करें, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं होता ज़्यादातर। बेस्ट ऑफ लक बॉस।